नमस्कार, स्वागत है आपका शक्ति क्लासेस ऑफ आयुर्वेदा में। आज हम लोग पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा के तहत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बल्कि कह सकते हैं कि आयुर्वेद की शुरुआत ही वहीं से होती है, चरक संहिता के बारे में। चरक संहिता को विस्तृत रूप से जानने के पहले हम ये दो शब्द समझेंगे। एक को कहते हैं हम बृहत्त्रयी और दूसरे को कहते हैं लघुत्रयी। देखिए, तीन ग्रंथों को एक सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, बृहत्त्रयी, और तीन ऐसे ग्रंथ हैं जिसको लघुत्रयी कहते हैं। प्रश्न ये है कि बृहत्त्रयी में कौन से ग्रंथ आते हैं और लघुत्रयी में कौन से आते हैं। देखिए, बृहत्त्रयी में आपको चरक संहिता मिलेगा, सुश्रुत संहिता है और अष्टांग हृदय है। ध्यान रखिएगा, अष्टांग हृदय है, संग्रह नहीं है। लघुत्रयी में हमको माधव निदान, शारंगधर संहिता और भाव प्रकाश। देखिए, माधव निदान बेसिकली निदान पर आधारित ग्रंथ है। शारंगधर संहिता मूल रूप से भैषज कल्पना पर ग्रंथ है। और भाव प्रकाश द्रव्य गुण के लिए ज़्यादा फेमस है, हालांकि भाव प्रकाश में लगभग सब कुछ चीज़ें हैं। देखिए, माधव निदान का काल होता है 7वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी काल होता है शारंगधर का, और 16वीं शताब्दी काल हम किसका मानते हैं, भाव प्रकाश का काल जानते हैं। ये तीनों काल आपको बहुत बेसिक प्रश्न के रूप में मिलता है। माधव निदान 7वीं शताब्दी, शारंगधर 13वीं शताब्दी और भाव प्रकाश आपको 16वीं शताब्दी के हो जाते हैं। देखिए, चरक संहिता की शुरुआत कैसे हुई, किसने उसको बोला है, किसने लिखा है, और आगे कौन कौन सी घटनाएं उसके साथ घटी हैं, यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए मूल उपदेष्टा का नाम। मूल उपदेष्टा को ही हम कहते हैं एक्सपाउंडर, और ये कौन होता है, आत्रेय पुनर्वसु होते हैं। तो चरक संहिता के मूल उपदेष्टा कौन हो जाएंगे, आत्रेय पुनर्वसु। और आत्रेय पुनर्वसु का काल होता है 1000 BC, और ये काल उपनिषद काल के रूप में भी जानते हैं, उपनिषद काल, ध्यान रखेंगे। और तंत्रकर्ता हम किसको मानते हैं, जिसको हम ऑथर कहते हैं, ये होते हैं अग्निवेश। आचार्य अग्निवेश तंत्रकर्ता के रूप में जाने जाते हैं चरक संहिता को। इनका भी काल क्या माना जाता है, 1000 BC, क्योंकि आत्रेय इनके गुरु हैं, और जो काल गुरु का होता है वही काल किसका होता है, शिष्य का भी होता है। ये भी आपको उपनिषद काल में ही मिल जाएंगे। तो अग्निवेश अक्सर बार बार पूछा जाता है, अग्निवेश का काल क्या है, तो आपको 1000 BC बोल सकते हैं, वही आत्रेय का भी काल है, और दोनों लोग उपनिषद काल के हैं। आत्रेय पुनर्वसु बोले थे और अग्निवेश उसको तंत्रित किए थे, उसको लिखे थे, इसीलिए इनको तंत्रकर्ता कहते हैं। बाद में एक भाष्यकार के रूप में आते हैं, या जिनको हम प्रतिसंस्कर्ता भी कहते हैं, रिडक्टर, ध्यान रखिएगा, उसको इंग्लिश में कहते हैं। और ये चरक, जिस चरक संहिता को हम लोग बार बार सुनते हैं, वो इस स्तर पर आके कार्य किए हैं। इनको हम भाष्यकार कहते हैं या प्रतिसंस्कर्ता कहते हैं। इनका काल अगर देखेंगे तो दूसरा सेंचुरी मानते, दूसरी 2nd सेंचुरी BC में है, ध्यान रखिएगा। और ये काल होता है शुंग काल, ठीक है, शुंग काल को ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर देखते हैं तो पूरक आते हैं, पूरक हम कहते हैं, और इनको हम द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता भी कह सकते हैं, कंप्लीटर कह दीजिए या सप्लीमेंटर कह सकते हैं। ये आचार्य आते हैं दिणबल। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चरक संहिता को पूर्ण किसने किया था, चरक संहिता के पूरक किसको मानते हैं, दिणबल को मानते हैं। और दिणबल का काल होता है 4वीं शताब्दी, ठीक है, ये गुप्त काल का काल माना जाता है 4वीं शताब्दी। तो ध्यान रखिएगा, चरक का काल 2nd सेंचुरी BC है और दिणबल का काल 4वीं सेंचुरी AD है। इसका मतलब चरक और दिणबल में लगभग कह सकते हैं 600 वर्ष का अंतर आता है। ये दो पीछे हैं, ये दो आगे हैं, 4 आगे हैं। तो चरक और दिणबल में 600 वर्ष का अंतर आता है। इनको हम क्या मानते हैं, पूरक मानते हैं। वास्तव में कहें तो दिणबल ने चरक संहिता में 41 अध्यायों को ऐड किए हैं, और उसमें कल्प स्थान है, सिद्धि स्थान है, और उसके अतिरिक्त जो है 17 अध्याय माने जाते हैं चरक चिकित्सा के, ठीक है। दिणबल का काल ध्यान रखिएगा 4वीं शताब्दी, द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता। एक बात उठता है कि आखिर प्रतिसंस्कर्ता करता क्या है। प्रतिसंस्कर्ता के 3 काम होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रतिसंस्कर्ता के 3 काम होते हैं। संक्षेप में कही हुई बातों को विस्तार से कर सकता है, विस्तार से कही हुई बातों को संक्षेप में कर सकता है, और कुछ अपना नया उसमें जोड़ सकता है। तो आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है, चरक संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रतिसंस्कर्ता के 3 काम होते हैं, और ये 3 फिगर आप ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा गया
कि प्रतिसंस्कर्ता के कार्य कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा 3। एक न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, अग्निवेश तंत्र ही सूत्र संग्रह और भाष्य के क्रम में परिणत होकर चरक संहिता के रूप में विद्यमान है। तो चरक संहिता को हम लोग क्या कह सकते हैं, अग्निवेश तंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है, आचार्य दृढ़बल ने, ये पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा, आचार्य दृढ़बल ने अग्निवेश कृत ग्रंथ के लिए तंत्र शब्द प्रयोग किया है, इसीलिए हम लोग अग्निवेश तंत्र कहते हैं, जबकि चरक कृत प्रतिसंस्करण के लिए इन्होंने संहिता शब्द का प्रयोग किया है। तो तंत्र और संहिता, ये जो नाम दिया गया, अग्निवेश के साथ तंत्र और चरक के साथ संहिता, ये कंट्रीब्यूशन हम किसका मानते हैं, हम लोग दृढ़बल का जानते हैं। ठीक है, अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमको मिलता है कि चरक संहिता पे संस्कृत टीकाएं कितनी लिखी गई हैं और इसके लेखक कौन होंगे, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल हमारा बनता है चरक संहिता को लेके। ऐसा मानते हैं कि चरक संहिता पे कुल 43 टीकाएं लिखी गई हैं। कई जगह ये फिगर 42 मिलता है, कहीं 41 मिलता है, लेकिन मैक्सिमम आप 43 मान याद कर सकते हैं। और अगर आपसे ये पूछा गया कि वह कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिस पे सबसे अधिक टीकाएं लिखी गई हैं, तो आपका उत्तर होता है अष्टांग हृदय। फिर समझिएगा, चरक संहिता पर सबसे अधिक संस्कृत टीका किस पे लिखी गई है, अष्टांग हृदय पे लिखी गई है। ठीक, अब देखते हैं टीका ग्रंथ कौन कौन से हैं, उसके लेखक कौन होंगे और उनका काल क्या होगा। आइए देखते हैं, एक तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है चरक न्यास। न्यास पहचानिएगा, पहली टीका। अगर आपसे पूछा गया कि चरक संहिता पर पहली संस्कृत टीका कौन सी लिखी गई है, तो आपका उत्तर होगा चरक न्यास। और लिखने वाले कौन होंगे, भट्टार हरिश्चंद्र। और इनका काल कौन सा होता है, 6वीं शताब्दी। देखिए, दृढ़बल का काल 4वीं शताब्दी था, 5वीं शताब्दी में कुछ हुआ नहीं। 6वीं शताब्दी में चरक न्यास पहली संस्कृत टीका लिखी गई भट्टार हरिश्चंद्र के द्वारा। अब आपको याद कैसे रहेगा कि चरक न्यास ही पहली टीका है, तो हम शिलान्यास से जानते हैं। जब भी कोई पहला स्टेप क्या होता है, शिलान्यास करना, तो शिलान्यास से हम लोग चरक न्यास याद कर लेंगे। और चरक न्यास के लेखक भट्टार हरिश्चंद्र हैं। इसको थोड़ा सा समझने के लिए देखिए, न्यास में आधा न लगा है और चंद्र में भी आधा न लगा है। होता क्या है, जब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो अगर हमको याद करना है उसके बाद, तो कोई न छोटा सा छोटा क्लू हम लेते हैं ताकि हम परमानेंट उस बात को याद रख सकें। दूसरी ग्रंथ आती है, या टीका कह सकते हैं, चरक पंजिका। ध्यान रखिएगा, चरक पंजिका। इसको लिखने वाले कौन होंगे, स्वामी कुमार। और इनका काल हम मानते हैं 7वीं शताब्दी। ध्यान रखिएगा, 7वीं शताब्दी। देखिए, पंजिका हम किसको कहते हैं, रजिस्टर को, है ना। तो रजिस्टर मेंटेन करने का काम, हिसाब किताब रखने का काम कौन करता है, मालिक करता है, स्वामी करता है। तो जिस भी ग्रंथ के आगे, चरक के जिस भी टीका के आगे पंजिका शब्द आएगा, हमारा उत्तर होगा स्वामी। स्वामी से क्या याद कर लेंगे, स्वामी कुमार याद कर लेंगे। और स्वामी कुमार का काल क्या होता है, 7वीं शताब्दी। ठीक है, स से स्वामी है, स से 7वीं शताब्दी कर लीजिए। निरंतर पद व्याख्या, आचार्य जेज्जट और 9वीं शताब्दी। इसी के साथ परिहार वार्तिक, आषाढ़ वर्मा, 9वीं शताब्दी। देखिए, पद यात्रा लिखा हुआ है, जेठ, जेज्जट से आप जेठ याद कर लीजिए। देखिए, जेठ के महीने में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, सड़क भी तपता रहता है, ज़मीन भी पूरी तपती रहती है। उसमें कोई कह दे कि आप लगातार निरंतर पद यात्रा करिए, तो कितना मुश्किल काम है। तो आप निरंतर पद से ही याद कर लेंगे जेज्जट। ठीक है, जेठ से जज्जट याद कर लेंगे। और ये 9वीं शताब्दी के हैं, ध्यान रखिएगा, ये काल क्या होगा, 9वीं शताब्दी। अब आपको लग रहा हो कि हम दोनों आचार्य को एक साथ क्यों इंक्लूड कर लिए हैं, क्योंकि 9वीं शताब्दी के दोनों आचार्य बहुत फेमस हैं प्रश्न के रूप में। तो एक तो निरंतर पद व्याख्या वाले मिल जाएंगे जिसको जज्जट ने लिखा है, और दूसरा आपको मिलते हैं परिहार वार्तिक। परिहार वार्तिक आपको मिलते हैं आषाढ़ वर्मा लिखे हैं। आषाढ़ वर्मा को पहचानिएगा। अब देखिए क्या है, यहाँ जेठ है, यहाँ आषाढ़ है, मन में रखिएगा ये बात। यहाँ जेठ है, यहाँ आषाढ़ है, और ये दोनों 9वीं शताब्दी के हैं। तो जो हिंदी के महीने से संबंधित मिलता जुलता नाम जो हमारे आचार्य का आता है, वो दोनों 9वीं शताब्दी के होंगे। तो चाहे जेज्जट बोला जाए, चाहे आषाढ़ वर्मा बोला जाए, काल क्या होगा, 9वीं शताब्दी। अब देखिए, परिहार मतलब होता है त्याग देना। ठीक है, त्यागना, परिहार। जो चीज़ें हमारे लिए लाभकर न हो या नुकसान कर सकती है, उसका परिहार कर देते हैं। आषाढ़ महीना बरसात का महीना होता है, और बरसात के महीने में क्या होता है, रोगों के बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग परिहार करते हैं। तो परिहार से याद रखिएगा आषाढ़ वर्मा।
ठीक है, इनका काल क्या होगा 9वीं शताब्दी। अब एक बार देख लीजिए फटाक से, चरक न्यास के लेखक भट्टार हरिश्चंद्र होंगे, 6वीं शताब्दी इनका काल है। चरक पंजिका के लेखक स्वामी कुमार होंगे, 7वीं शताब्दी इनका काल है। निरंतर पद व्याख्या जज्जट 9वीं शताब्दी। और परिहार वार्तिक के लेखक कौन होते हैं, आषाढ़ वर्मा, इनका भी काल क्या होगा 9वीं शताब्दी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बृहद तंत्र प्रदीप, बृहद तंत्र प्रदीप, बृहद तंत्र प्रदीप चरक पे लिखी गई टीका है। यहाँ बृहद से इसको पकड़ने का प्रयास करिए, तंत्र प्रदीप तो ठीक है, यहाँ नरदत्त है, ध्यान रखिएगा नरदत्त। बृहद तंत्र, बृहद इधर बृहद इधर नरदत्त, नर बृहद नर, बृहद नर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ चंद्रिका है, चरक चंद्रिका, तो बृहद नर चंद्रमा पर गए, बृहद नर चंद्रमा पर गए, बृहद नर चंद्रमा पर गए। देखिए आप कोई चीज़ इस तरह बोलते हैं ना, तो शुरुआत में इसका ध्यान रखते हैं, बाद में हम सीधे याद कर लेते हैं। जब भी कोई पूछेगा बृहद तंत्र प्रदीप, तो अरे उसका उत्तर नरदत्त हो जाएंगे। और देखिए इन बृहद नर चंद्रमा पर गए, और इनका काल क्या है 10वीं शताब्दी। कब गए थे, 10वीं शताब्दी में गए थे। बृहद नर चंद्रमा पर गए 10वीं शताब्दी में। तो किताब का नाम क्या हुआ, बृहद तंत्र प्रदीप, नरदत्त 10वीं शताब्दी, चरक चंद्रिका गयदास और 10वीं शताब्दी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये नरदत्त ध्यान रखिएगा, ये नाम है। आयुर्वेद दीपिका चरक संहिता की सबसे महत्वपूर्ण टीका के रूप में इसको देखा जाता है, आयुर्वेद दीपिका। हालांकि आयुर्वेद दीपिका के नाम से और ग्रंथों पर भी टीका है, उसकी चर्चा हम वहाँ करेंगे ही जहाँ मिलेगा। फिलहाल यहाँ देखिएगा आयुर्वेद दीपिका के लेखक होंगे आचार्य चक्रपाणी, 11वीं शताब्दी इनका काल है। इनका काल क्या देखिएगा 11वीं शताब्दी। तो आयुर्वेद दीपिका चक्रपाणी 11वीं शताब्दी। ठीक है, इसको सीधे याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं, इनको सीधे याद कर लीजिए, 11वीं शताब्दी के हैं। अब बात आती है चरक वृत्ति, वृत्ति याद करिएगा। वृत्ति, वृत्ति किस पर निर्भर करती है, किसी व्यक्ति के गुण पर निर्भर करती है। जैसा जिसका गुण होगा वैसी उसकी वृत्ति होगी, जैसा जिसका गुण होगा वैसे ही उसकी वृत्ति होगी। तो चरक वृत्ति के लेखक कौन हो जाएंगे, गुणाकर, और गुणाकर का काल होता है 13वीं शताब्दी। गुणाकर का काल क्या होगा 13वीं शताब्दी। दूसरी बात अगर हम कहें, दो आचार्य यहाँ और बाकी मिलेगा, चरक तत्व प्रदीपिका, चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन। देखिए बार बार किताब का नाम पढ़ा भी जाता है, बोला भी जाता है, ताकि वो नाम हमको मेरे दिमाग में चढ़ जाए। चरक तत्व प्रदीपिका के लेखक होंगे शिवदास सेन। देखिए शिव ही तत्व है, ठीक है, शिव ही तत्व है। तो जिस भी नाम में हमको तत्व शब्द दिखेगा, हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, शिव, शिवदास सेन। तो चरक तत्व प्रदीपिका के लेखक कौन हो जाएंगे, शिवदास सेन हो जाएंगे। अच्छा, शिवदास सेन की एक खासियत है, इन्होंने और भी ग्रंथों पे टीका लिखी है, और इनके ग्रंथों में तत्व शब्द जरूर रहता है, चाहे वो चरक पे हो चाहे अन्य ग्रंथों पे है, उनमें आपको तत्व शब्द मिलेगा। तो चरक तत्व प्रदीपिका शिवदास सेन और 15वीं शताब्दी। ध्यान रखिए कई जगह 15 की जगह 16 दिया रहता है। होता क्या है, कुछ आचार्य का काल आधा 15वीं में होता है, आधा 16वीं में होता है, तो इसलिए कई थोड़ा सा कन्फ्यूजन मिलता है। बट हमारे हिसाब से आप 15 याद रखिए, ज़्यादा सही होगा। जल्प कल्प तरु गंगाधर राय, जल्प कल्प तरु गंगाधर राय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण आचार्य हैं। देखिए जल प न करके केवल जल बोल दीजिए, जल, कौन सा जल, गंगा जल, गंगा जल। तो इससे आप याद कर लेंगे, जब भी आपसे कोई पूछे कि जल्प कल्प तरु, अच्छा जल्प जल, कौन सा जल, गंगा जल, तो गंगा जल से याद कर लेते हैं गंगाधर राय। हालांकि शुरुआत में ऐसे याद करते हैं, बाद में आप सीधे इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि अपने आप जब भी कोई पूछे जल्प कल्प तरु तो बोलते हैं गंगाधर राय। ठीक है, 19वीं शताब्दी इनका काल माना जाता है, 19वीं शताब्दी। गंगाधर राय का काल क्या होगा, 19वीं शताब्दी होगा। ठीक है, आगे आते हैं। चरकोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन। देखिए चरकोपस्कार, हाँ, इसको संस्कार याद कर लीजिए, संस्कार बना लीजिए, संस्कार बोल दीजिए। संस्कार बोलने से क्या होगा, संस्कार किसमें होता है, योगियों में होता है। जो योगी प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनमें संस्कार होता है। तो चरकोपस्कार के लेखक कौन हो जाएंगे, ये योगेंद्र नाथ सेन। नाम पूरा याद करिएगा, योगेंद्र नाथ सेन, चरकोपस्कार, चरकोपस्कार से संस्कार, संस्कार से हम योगेंद्र नाथ सेन याद कर लेंगे। इनका काल होता है 20वीं शताब्दी। ठीक है, इसी तरह एक और आचार्य आते हैं
जिन्होंने चरक प्रदीपिका लिखा है, और प्रदीपिका के लेखक कौन होते हैं? ज्योतिष चंद्र सरस्वती। अब देखिए प्रदीप्त याद कर लीजिए और यहाँ से ज्योति याद कर लीजिए, है ना। देखिए ज्ञान का ज्योति प्रदीप्त करिए, है ना। कहीं पूजा पाठ यज्ञ हवन होता है तब भी लोग कहते हैं भाई ज्योति को प्रवृत्त कर, हैं। तो ज्योति से आप प्रदीप्त से याद करिए। तो चरक प्रदीपिका के लेखक कौन हो जाएंगे? ज्योतिष चंद्र सरस्वती हो जाएंगे। और इनका भी काल हम क्या मानते हैं? 20वीं शताब्दी। क्या काल मानेंगे हम लोग? 20वीं शताब्दी। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि ये चरक संहिता पर अंतिम संस्कृत टीका लिखी हुई है जिसका नाम होगा चरक प्रदीपिका, और उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? ज्योतिष चंद्र सरस्वती। ठीक है, एक बात और बताएं यहाँ पे, इस आचार्य जज्जट ने बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथों पर संस्कृत टीका लिखा हुआ है। आचार्य जज्जट बृहत्त्रयी, चरक पे भी टीका लिखे हैं, संस्कृत टीका, सुश्रुत पे भी लिखे हैं और अष्टांग हृदय पे भी लिखे हैं। ये सवाल पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। आचार्य जज्जट ने चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, या कह सकते हैं बृहत्त्रयी पे, बृहत्त्रयी के तीनों ग्रंथ पे संस्कृत टीका लिखने वाले आचार्य जज्जट, और उनका काल क्या होता है? 9वीं शताब्दी होता है। ठीक है, चरक संहिता की हिंदी टीकाएं देख लेते हैं। हिंदी टीका में बस नाम ध्यान रखिएगा, कृष्ण लाल हो जाएंगे, राम प्रसाद शर्मा, जयदेव विद्या अलंकार, अत्रिदेव विद्या अलंकार, वैद्य मनोरमा, चरक चंद्रिका और विद्योत। देखिए चरक चंद्रिका, चरक पे संस्कृत टीका भी लिखी हुई है, हिंदी टीका भी लिखी हुई है, और चरक चंद्रिका ब्रह्मानंद त्रिपाठी लिखे हुए हैं। विद्योतनी टीका इसलिए बहुत फेमस है कि हम जितने भी छात्र पढ़ाई करते हैं अमूमन, तो यही किताब हम लोग रेफरेंस में लेते हैं। इसको काशीनाथ शास्त्री ने लिखा है और गोरखनाथ चतुर्वेदी। तो आप भी जो किताब लिए होंगे वो भी किताब यही होगी, विद्योतनी टीका, काशीनाथ शास्त्री और गोरखनाथ चतुर्वेदी की। बहुत कम जगह ब्रह्मानंद त्रिपाठी भी लोग खरीदते हैं, बट जब आप पीजी प्रिपरेशन में आते हैं तो विद्योतनी को ही क्या होता है ज़्यादा बेहतर मानते हैं, और मैक्सिमम लोग विद्योतनी से ही अपनी तैयारी शुरू करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि चरक संहिता या बृहत्त्रयी पे संस्कृत टीका किसने लिखी है, तो आपका उत्तर होता है जज्जट, 9वीं शताब्दी वाले। और बृहत्त्रयी पर हिंदी टीका लिखने वाले आचार्य माने गए हैं अत्रिदेव विद्या अलंकार। ये भी क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा। आचार्य अत्रिदेव विद्या अलंकार बृहत्त्रयी पे संस्कृत टीका लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए इतनी टीकाओं के बाद ये 3-4 टीकाएं हमने अलग से लिखा हुआ है ताकि वहाँ ज़्यादा भीड़ ना हो, आप यहाँ से इसको अलग से याद कर लें। अमित प्रभ न्यास टीका, ध्यान रखिएगा, केवल न्यास टीका है। चरक न्यास पहली टीका थी, समझ रहे हैं, और अमित प्रभ ने न्यास टीका लिखा है, और इनका काल हम क्या मानते हैं? 11वीं शताब्दी। ठीक है, इसी तरह श्री कृष्ण वैद्य इन्होंने चरक भाष्य लिखा है। पूछा गया सवाल है चरक भाष्य के लेखक कौन होंगे? उत्तर होगा श्री कृष्ण वैद्य, और इनका भी काल क्या माना जाता है? 11वीं शताब्दी। अब देखिए संस्कृत टीका लिखने वाले 11वीं शताब्दी के 3 आचार्य मिल गए, एक आपको चक्रपाणी मिलेंगे, एक आपको अमित प्रभ मिल गए, और एक कृष्ण वैद्य मिल गए। देखिए कृष्ण वैद्य को भाष्य से कनेक्ट करिए, कृष्ण में वही षटकोण आधा लगा हुआ है और भाष्य में भी वही षटकोण स आधा लगा हुआ है। तो श्री कृष्ण वैद्य चरक भाष्य। ठीक है, तो एक बार ध्यान रखिए, चरक भाष्य, अच्छा भाष्य है, स है, वही वाला तो है, श्री कृष्ण वैद्य उसके लेखक हो जाएंगे, 11वीं शताब्दी इनका काल हो जाएगा। अब बात आती है श्री नरसिंह कविराज, इनका काल बहुत महत्वपूर्ण है, 17वीं शताब्दी के हैं। नरसिंह कविराज का काल होगा 17वीं शताब्दी, और इन्होंने चरक तत्व प्रकाश कौस्तुभ, या कई जगह कौस्तुभ टीका भी कहते हैं ना, कौस्तुभ को ध्यान रखिएगा, कौस्तुभ। ठीक है, चरक प्रकाश कौस्तुभ, कई जगह केवल चरक कौस्तुभ मिलेगा। तो कौस्तुभ वाली टीका किसने लिखा है? नरसिंह कविराज लिखे हैं। और एक और महत्वपूर्ण टीका जिसको कि क्षीर स्वामी दत्त ने लिखा है, क्षीर स्वामी दत्त लिखते हैं। इनका काल इनकी किताब का नाम, टीका का नाम चरक वार्तिक, ध्यान रखिएगा। परिहार वार्तिक के लेखक आषाढ़ वर्मा होंगे 9वीं शताब्दी के, और चरक वार्तिक के रचनाकार कौन होंगे? क्षीर स्वामी दत्त। क्षीर स्वामी दत्त का काल देखिएगा 19वीं शताब्दी है। ठीक है, तो इस तरह करके
टीकाएँ, संस्कृत टीकाओं के नाम को ध्यान रखिएगा। हमेशा सवाल हम बनता रहता है, पीजी प्रिपरेशन में, पीजी के एग्ज़ाम में कह लीजिए या प्रॉप में भी पढ़ रहे हैं तो इतने आचार्यों के नाम तो जानना ही पड़ेगा। अब कुछ अन्य चीज़ें देखते हैं। गयदास को हम क्या कहते हैं? चंद्रिकाकार। चरक चंद्रिका के लेखक होने की वजह से इनको हम चंद्रिकाकार कहते हैं। और क्षीर स्वामी दत्त को हम कहते हैं वार्तिककार। हाँ, क्षीर स्वामी दत्त ने क्या लिखा है? देखिए, चरक वार्तिक लिखा है। क्षीर स्वामी दत्त ने चरक वार्तिक लिखा है, इसलिए इनको हम वार्तिककार कहते हैं। और गयदास ने चरक चंद्रिका लिखा हुआ है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? चंद्रिकाकार कहते हैं। नाम ध्यान रखना होगा, इनको उपाधि दी गई है, इनको नाम दिया गया है। चरक संहिता के प्रथम हिंदी अनुवादक पंडित ज्वाला प्रसाद। एक बार में नाम आपको याद हो जाएगा। चरक संहिता के प्रथम हिंदी अनुवादक, ठीक है, कौन होगा? पंडित ज्वाला प्रसाद। चरक संहिता का प्रथम अंग्रेजी अनुवादक की अगर हम बात करें तो अविनाश चंद। इनका नाम पूछा जा चुका है सवाल में, इनको ध्यान रखिएगा। अविनाश चंद है। ये लगभग 1891 से लेकर 99 के बीच 8 साल के इस गैप में इन्होंने उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया। कोलकाता के रहने वाले हैं, इनको आप नाम देख लीजिएगा। जिसका अंग्रेजी संस्करण जामनगर से प्रकाशित किया गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि चरक संहिता के पहले टीकाकार अविनाश चंद है। इनको प्रकाशित कब किया गया? 1949 में। देखिए, 1891 से लेकर 99 तक टीका लिखे हैं, लेकिन प्रकाशित कब किया गया? 1949। लगभग 50 साल हो गया है ना। इन दोनों में गैप देखेंगे, 50 साल गैप है। कहाँ से प्रकाशित किया गया? जामनगर से प्रकाशित किया। कहाँ से प्रकाशित किया गया? जामनगर से प्रकाशित किया। चरक संहिता के अरबी अनुवादक प्रोफेसर विल्सन के नाम आता है, देख लीजिएगा। अरबी अनुवादक, इनका काल 8वीं शताब्दी। चरक संहिता का अरबी अनुवाद 8वीं शताब्दी में हुआ और इस अनुवाद या इस ग्रंथ को नाम दिया गया शरक इंडियानस। शरक इंडियानस, शरक इंडियानस, थोड़ा अरबी उच्चारण है। शरक इंडियानस, अरबी अनुवादक विल्सन। चरक क्लब की स्थापना, ये पूछा जाता है बार बार। चरक क्लब की स्थापना, चरक क्लब की स्थापना प्रोफेसर ऑसलर ने किया है न्यूयॉर्क, ठीक है, 1898 में। काल याद रखिएगा। चरक क्लब की स्थापना 1898 में न्यूयॉर्क। कई जगह ऑप्शन में अमेरिका लिखा रहता है तो न्यूयॉर्क अमेरिका में ही है। और प्रोफेसर ऑसलर ने किया है। हाँ, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ नहीं करेंगे। विल्सन क्या किए थे? अरबी अनुवाद किए थे। अरबी, बी पे आके रुक रहा है तो विल्सन वाला सही हो जाएगा। और ऑसलर अमेरिका में किए थे। अ से अमेरिका, अ से ऑसलर, न्यूयॉर्क। ध्यान रखेंगे। इसको थोड़ा सा क्लू ले लेते हैं तो हमको याद करना आसान हो जाता है। अगर हम चरक संहिता का उल्लेख कहें तो एक अलबरूनी, ध्यान रखिएगा, अलबरूनी, अलबरूनी 11वीं शताब्दी। पीजी का आया हुआ सवाल है, मेडिकल ऑफिसर में पूछा गया था कि अलबरूनी का काल क्या है, ठीक है। ऐतिहासिक दृष्टि से ये तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। अलबरूनी का काल होता है 11वीं शताब्दी और इन्होंने भारत यात्रा के दौरान किया था चरक संहिता का उल्लेख। आए होंगे बाहर घूमने के लिए, चरक संहिता का बड़ा हल्ला मच रहा होगा, उनका मन किया होगा चले देखें, किताब अच्छी लगी हुई, तो उन्होंने यात्रा विवरण में जो है इसका उल्लेख किया था, ठीक है। तो इतनी चीज़ यहाँ से ध्यान रखेंगे। चरक संहिता की कुछ विशिष्टता को अगर देखते हैं तो आपको संभाषा परिषद मिलता है। संभाषा परिषद वो होता है जब किसी विषय पर ढेर सारे आचार्य एकत्रित होकर किसी खास विषय पर चर्चा करते हुए एक निर्णय तक पहुंचते हैं, तो उस घटना को हम लोग संभाषा परिषद कहते हैं, ठीक है। संभाषा परिषद बेसिकली 3 ग्रंथों में मिलता है, जिसको हम याद कर लेते हैं। भे, च, क, ध्यान रखिएगा। भेचक, ठीक है। भे से होगा भेल, च से होगा चरक और क से होगा काश्यप, ठीक है। तो चरक संहिता, भेल संहिता और काश्यप संहिता, यही ऐसे 3 ग्रंथ हैं जिनमें हमको संभाषा परिषद मिलता है। तीनों में बहुत समानता भी है, इनके विषय वस्तु भी, अध्यायों का विवरण, कितने स्थान है, हर स्थान में कितने अध्याय हैं, सब कुछ सेम है। थोड़ा सा काश्यप में अंतर आता है। काश्यप में खिल स्थान मिलता है जो अतिरिक्त जोड़ा गया है, बाकी सब स्वरूप जो है चरक जैसा ही है। देखिए, चरक को हम लोग थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं, डिटेल का बहुत डिटेल पढ़ते हैं, तो चरक से ही हमको अनुमान लग जाता है
कि भेल और काश्यप भी लगभग उसी तरह ग्रंथ हैं। जितने अध्यायों के हर स्थान में कितने अध्याय, सब कुछ का। हाँ, थोड़ा सा काश्यप में एक डिफरेंस मिलता है, हालांकि काश्यप डिटेल पढ़ाते हैं तो आपको बताते ही हैं। काश्यप संहिता में सिद्धि स्थान पहले दिया है और कल्प स्थान बाद में दिया है, जबकि चरक में पहले कल्प स्थान मिलता है और फिर सिद्धि स्थान मिलता है। ठीक है, इस तथ्य की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करते हैं और अगर आपसे सवाल पूछ दिया गया क्या कि भेल संहिता में विमान स्थान है? यस है। अगर चरक संहिता में है तो भेल में भी होगा, है ना। क्या काश्यप संहिता में भी इंद्रिय स्थान है? हाँ है, क्योंकि चरक संहिता में इंद्रिय स्थान है तो आपको काश्यप में भी मिलेगा। ठीक है, तो भेचक याद रखिएगा। अब इन तीनों में संभाषा परिषद हुआ, सबका अलग अलग। आपको काश्यप पढ़ाएंगे या भेल जब पढ़ाएंगे तो वहाँ संभाषा परिषद की बात करेंगे, यहाँ केवल चरक की बात करते हैं। जो प्रथम संभाषा परिषद हुई चरक सूत्र के पहले अध्याय में है। ठीक है, जो द्वितीय संभाषा हुई चरक सूत्र के 12वें अध्याय में, तीसरी संभाषा जो हुई चरक सूत्र 25 में मिलता है और चौथी संभाषा आपको 26 में मिलता है। बाकी पंचम आगे बात करेंगे। देखिए, चरक सूत्र में चरक संहिता में कुल 7 संभाषा परिषद में चरक सूत्र स्थान में केवल 4 मिलता है। 4 पहला देखिए, पहले अध्याय में हिमालय के पार्श्व में हुआ था, आयुर्वेद अवतरण और रोगोत्पत्ति के संदर्भ में चर्चा की गई थी जो। ठीक है, चरक सूत्र के 12वें अध्याय में आते हैं, वात कलाकली अध्याय के रूप में। यहाँ वात के गुण और दोष पे चर्चा किया गया है। बाकी चरक पढ़ेंगे तो डिटेल पढ़ते ही हैं, यहाँ केवल इतना समझिए। तीसरे अध्याय जो तीसरी संभाषा परिषद है वो 25वें अध्याय में काशी में हुआ था, पुरुष और विकारों की उत्पत्ति के संदर्भ में। बहुत बढ़िया हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। और सबसे बढ़िया संभाषा परिषद हमें यही लगता है, क्या पुरुष की उत्पत्ति जिससे हुई है उन्हीं से रोगों की उत्पत्ति हुई है। इस पर बहुत अच्छा डिस्कशन किया गया, जो चरक पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाएंगे। हमें सबसे अच्छी संभाषा परिषद चरक सूत्र 25 वाली ही लगती है, इसलिए नहीं कि हम काशी में रहते हैं और काशी में हुई संभाषा परिषद को हम बोल रहे हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, पढ़ेंगे वहाँ पे। जो चौथी संभाषा परिषद होती है वो 26वें अध्याय में है। चैत्र रथ वन में सभी आचार्य एकत्रित हुए थे और यहाँ आचार्यों ने रसों की संख्या का निर्धारण किया था। कन्फ्यूजन था, रसों की संख्या 6 माना जाए या विभिन्न आचार्य करते थे अलग अलग, कोई 1 मानता था, कोई 2, कोई 3। लास्ट में डिसीजन लिया गया कि नहीं, चरक हमें रसों की संख्या 6 ही माननी चाहिए। आत्रेय पुनर्वसु बाद में बोल देते हैं। 5वीं संभाषा परिषद चरक सारी 3 में हुआ है। गर्भज भाव विषयक बिंदुओं पर चर्चा हुई थी, है ना। गर्भ के 6 भाव होते हैं, किन किन भावों से किसकी उत्पत्ति होती है ये देखा गया था। इसी तरह अगर आप आते हैं आगे तो आपको मिलता है 6वीं संभाषा परिषद, ये भी चरक सारी 6 में हुआ है। शारीर स्थान में 2 संभाषा परिषद है, शारीर 3 और शारीर 6। शारीर 6 का विषय वस्तु होगा गर्भ में प्रथम किस अंग की उत्पत्ति होती है। गर्भ धारण के बाद गर्भ की वृद्धि होगी और वृद्धि के दौरान कौन से कह सकते हैं अंग की उत्पत्ति सबसे पहले होती है। कोई कहता है हाथ होती है, कोई कहता है सिर होती है, बाद में कंक्लूजन लिया गया। 7वीं संभाषा परिषद चरक सिद्धि 11 में हुई है। सिद्धि स्थान में पूरे 12 अध्याय हैं, उसके 11वें अध्याय में एक संभाषा परिषद हुई है। उसका विषय था बस्ती देने के लिए किस फल को श्रेष्ठ माना जाए। ठीक है, बाद में निर्णय लिया जाता है कि मदन फल ही क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। बाकी अन्य आचार्यों ने अपने अलग अलग फलों को बताया, संशोधन कि किसी व्यक्ति को बस्ती देनी हो तो कौन सा फल जो है श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो इस संभाषा परिषद में ये चर्चा हुई थी। इस प्रकार करके जो 7 संभाषा परिषद हुई है उसमें किस कह सकते हैं अध्याय में कौन सी संभाषा परिषद और उसका संक्षेप में विवरण आपको बता दिया गया। अब आगे आते हैं चरक संहिता के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। ठीक है, जब भी हम चरक पढ़ते हैं इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं, याद ही करते हैं। सामान्य रूप से इतिहास की अगर हम बात करें तो इन बिंदुओं को हमको जानना चाहिए। शुरू में देखते हैं, चरक का वास्तविक नाम कपिस्थल चरक था। इनका पूरा नाम क्या था? कपिस्थल चरक। देख के लग रहा है चरक इनका सरनेम है, चूँकि कपिस्थल के निवासी थे इसलिए कपिस्थल चरक कहा गया। और ये पंचनद प्रांत के निवासी माने जाते हैं। इनके पिता का नाम विशुद्ध, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इनके पिताजी बहुत शुद्ध थे। विशुद्ध याद रखिए, बड़ा कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में। जब आप ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करते हैं तो आप कंफ्यूज करते हैं कि वैशंपायन बोलें या विशुद्ध बोलें। ठीक है, इनके गुरु का नाम वैशंपायन था।
गुरु बहुत महान होता है, महान बड़ा होता है, बड़ा। तो जो बड़ा का नाम देख रहे हैं वैशंपायन, ये इनके गुरु का नाम है। और छोटा सा नाम क्या होगा? विशुद्ध, उनके पिता का नाम होगा। भाव प्रकाश ने चरक को शेषा अवतार कहा है, हाँ, शेष या अनंत अवतार, तथा इन्हें यायावर कोटि के ऋषि माने हैं। यायावर, देखिए ऋषि दो प्रकार के होते हैं, एक शालीन होते हैं कि यायावर होते हैं। शालीन हम उन्हें कहते हैं जो आचार्य अपनी कुटी बनाता है और कुटी में ही रहता है और आसपास प्रवचन वगैरह देने चला आता है, फिर कुटी पे ही रह के अपनी सारा कह सकते हैं योग क्रिया पढ़ाने लिखाने का एक निश्चित कुटी स्थान में करते हैं। यावावह उसे कहते हैं जो भ्रमण करते हुए निकलते हैं और बीच में रुकते रुकते जहाँ मतलब घूमते फिरते अपना प्रवचन देना, अपना ज्ञान देना, अपना लिखना पढ़ना वो करते हैं, उनको यायावर कहते हैं। चरक संहिता में कुल देख लीजिए 8 स्थान मिलेगा, 120 अध्याय मिलेंगे। बहुत बेसिक पॉइंट है। चरक संहिता में 8 स्थान और 120 अध्याय। चरक संहिता में कुल 12,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक मिलते हैं? 12,000। और सूत्रों की संख्या होती है 9,295, 9295। 12,000 श्लोक, इसीलिए इसको द्वादश सहस्त्रही कहा जाता है, 12,000 श्लोकों वाला। ठीक है, 12,000 श्लोक। सूत्र की संख्या कितनी होगी? 9295। और योगों की संख्या होती है 1950, 1950। ठीक है, योग मतलब जो औषधि योग वगैरह होता है उसको हम कहते हैं, जो कि हर जगह है लगभग। चिकित्सा स्थान में विशेष रूप से है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी मिलता है। तो ध्यान रखिएगा, श्लोक की संख्या 12,000, सूत्रों की संख्या 9,295 और योगों की संख्या कितनी होती है? 1950। चरक संहिता में 4 प्रकार के सूत्रों का प्रयोग किया गया। उस सूत्रों का नाम देख लीजिए, गुरु सूत्र, शिष्य सूत्र, प्रतिसंस्कर्ता सूत्र और एकीय सूत्र। गुरु मतलब पूरी चरक संहिता में जो आत्रेय, पुनर्वसु आत्रेय द्वारा बोला गया वाक्य होगा उसको हम गुरु सूत्र कहते हैं। बार बार प्रश्न पूछना ये शिष्य का काम होता है। और जो अग्निवेश ने जो बात कही होगी चरक संहिता में उसको हम शिष्य सूत्र कहते हैं। प्रतिसंस्कर्ता सूत्र मतलब प्रतिसंस्कार करने वाले, चरक हो या दृढ़बल कह सकते हैं, इन्होंने जो श्लोक प्रयोग किया होगा सूत्र, उसको हम प्रतिसंस्कर्ता कहते हैं। और इसके अतिरिक्त ध्यान रखिएगा, बीच बीच में बहुत से आचार्य आते हैं, संभाषा परिषद मिलते हैं, उन्होंने जो बात कही होती है उसको हम एकीय सूत्र कहते हैं। तो देखिएगा, गुरु जो बोले हैं गुरु सूत्र, शिष्य जो बोले हैं शिष्य जो बोले हैं अग्निवेश, और प्रतिसंस्कर्ता चरक। उसके अतिरिक्त जितने भी आचार्य और आते हैं, 1, 2, 4 लाइन भी बोलते हैं, तो उस सूत्र को हम क्या कहते हैं? एकीय सूत्र कहते हैं। चरक संहिता में कुल 16 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है। ये सब स्टेटमेंट हैं, बहुत आराम से आपको ध्यान रहता है। चरक संहिता में उपनिषद शब्द प्रयोग किया गया है। चरक संहिता में उपनिषद शब्द आया है। आप आत्रेय का काल देख लीजिए, अग्निवेश का काल देखिए, उपनिषद काल है, उपनिषद मिलता है। सांख्य शब्द का प्रयोग 5 बार किया गया है और इतिहास शब्द 2 बार आया है। ये दोनों सवाल पूछा गया है। चरक संहिता में सांख्य शब्द कितनी बार प्रयोग किया गया है? 5 बार। और इतिहास शब्द आपको मिलता है 2 बार। ठीक है, चरक संहिता में कुल 14 देशों के नाम का उल्लेख है, जबकि कुल आचार्यों की संख्या कितनी होती है? 68। 14 देश, कांपिल्य देश है, बहालिक देश है, इस तरह के पंचनद नाम। तो इस तरह के नाम जो देश स्थान के नाम आए हैं 14 हैं। और कुल आचार्यों की संख्या कितनी होती है? 68। 68 आचार्यों के नाम का उल्लेख है। चरक संहिता में आयुर्वेद अवतरण 2 स्थान पर है। एक चरक सूत्र 1 में मिलता है आपको, और दूसरा चरक चिकित्सा के पहले अध्याय के 4थे पाद में। ठीक है, जो चरक सूत्र 1 में आया है वो चरक द्वारा प्रतिसंस्कृत है, और अग्निवेश कृत हम किसको मानते हैं? जो चरक चिकित्सा 1 के 4थे पाद में है। चक्रपाणी को चतुरानन, चरक चतुरानन, बहुत बढ़िया। चक्रपाणी के कंट्रीब्यूशन को अगर देखा जाए तो बिल्कुल इनको हम चरक चतुरानन कह सकते हैं, क्योंकि चरक भी इन्होंने टीका लिखी है। और सुश्रुत सहस्त्रनयन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुश्रुत में भी टीका लिखे हैं। ठीक है, भानुमति टीका और ये आप आयुर्वेद दीपिका। तो चक्रपाणी को चरक चतुरानन और सुश्रुत सहस्त्रनयन कहा गया। धर्मदास वैद्य को हम कहते हैं चरकाचार्य। धर्मदास वैद्य को कौन सी उपाधि दी गई है? चरकाचार्य की उपाधि दी गई है।
स्वामी कुमार ने अपनी टीका चरक पंजिका में, ये पॉइंट ध्यान रखिए, स्वामी कुमार 7वीं शताब्दी काल था इनका, देखे थे हम लोग, स्वामी कुमार मिले थे, चरक पंजिका लिखे हैं। ये कहते हैं कि चरक, जिन चरक की हम बात कर रहे हैं वो, और व्याकरण भाष्यकार पतंजलि, व्याकरण भाष्यकार पतंजलि एक ही व्यक्ति थे। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पीजी में आ चुका है, वो कौन से ऐसे आचार्य हैं या कौन से ऐसी टीका है जिसमें चरक को और व्याकरण भाष्यकार पतंजलि को एक ही व्यक्ति माना गया है, ध्यान रखेंगे, वो चरक पंजिका मिलता है। गंगाधर राय ने जल्पकल्प तरु टीका में आया था, गंगाधर राय जल्पकल्प गंगा जल से याद किए थे, ठीक है। टीका के प्रारंभ में चरक संहिता को अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, ये शब्द देखिएगा, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम, गंगाधर राय ने कहा है चरक संहिता, अखिल मतलब होता है संपूर्ण शास्त्र, संपूर्ण शास्त्र की विद्याओं का कल्प वृक्ष, द्रुम कहते हैं वृक्ष को, तो अखिल शास्त्र विद्या कल्पद्रुम चरक संहिता को किसने कहा है? ये गंगाधर राय ने कहा है जल्पकल्प तरु टीका में। चरक जो है कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य थे, कनिष्क, चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य हैं, ध्यान रखिएगा। क्या लिखा है? चरक कुषाण वंशी राजा कनिष्क के राजवैद्य हैं, ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कौन बनेगा करोड़पति में भी पूछा गया था, करीब 1.5 लाख का या 2 लाख का सवाल था ये, यहाँ आप आराम से देख सकते हैं, कनिष्क के राजवैद्य थे। चरक संहिता पर देखिए, चरक संहिता पर किस शास्त्रों का या किस दर्शन का क्या प्रभाव पड़ा है, जब चरक पढ़ते हैं डिटेल में तो हमें मालूम चल जाता है। यहाँ थोड़ा संक्षेप में देख सकते हैं। चरक सूत्र स्थान का पहला अध्याय, ये मानते हैं वैशेषिक दर्शन से अभिप्रेत है, वैशेषिक दर्शन, क्योंकि चरक संहिता के पहले अध्याय में आप षड पदार्थ पढ़ते हैं, वो वैशेषिक दर्शन का मौलिक है, ठीक है। 8वां अध्याय धर्मशास्त्र किससे अभिप्रेत है? 8वां अध्याय, इसमें आप देखेंगे इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय है, आप पढ़ेंगे तो पूरा लगेगा धर्म से जो बातें संबंधित चीज़ें होती हैं वो इसमें मिलेंगे। अगर सूत्र का 16वां अध्याय हम देखें तो ये बिल्कुल देखते हैं बौद्ध दर्शन से अभिप्रेत है, बौद्ध दर्शन से अभिप्रेत। जो चरक संहिता में स्वभाव परमवाद है वो बौद्ध दर्शन के क्षण भंगुरवाद से काफ़ी समांतर रखता है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि 16वां अध्याय बौद्ध दर्शन से अभिप्रेत है। विमान स्थान का अंतिम अध्याय 8वां अध्याय न्याय दर्शन से अभिप्रेत होगा। निश्चित तौर पर 8वां अध्याय पढ़ते हैं तो हमें मिलता है ये न्याय से अभिप्रेत मिलता है, न्याय से प्रभावित मिलता है। शारीर स्थान का प्रथम अध्याय, ध्यान रखिएगा, शारीर स्थान का प्रथम अध्याय ये सांख्य दर्शन से संबंधित है, सांख्य दर्शन से प्रभावित है, यह सांख्य दर्शन से अभिप्रेत है। और सिद्धि स्थान का आधार, अगर सिद्धि स्थान की हम बात करते हैं तो ये संपूर्णतः कह सकते हैं वेदांत से प्रभावित है, ठीक है। तो होता क्या, किसी अध्याय या किसी स्थान में जो कंटेंट दिए गए हैं वो कहीं न कहीं दर्शन से कनेक्ट मिलते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि चरक संहिता का ये अध्याय या इस स्थान को हम अभिप्रेत मानते हैं दर्शन को लेके। तो ठीक है, इतना पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सूत्र स्थान प्रथम अध्याय वैशेषिक दर्शन, 8वां अध्याय धर्म दर्शन, 16वां अध्याय बौद्ध दर्शन, विमान स्थान का अंतिम अध्याय आपको मिलता है न्याय दर्शन, शारीर स्थान का प्रथम अध्याय आपको सांख्य दर्शन से मिलता है, और सिद्धि स्थान वेदांत से मिलता है। सिद्धि स्थान देखिए अंतिम स्थान, अंत स्थान, तो अंत देखिए वेदांत मिल गया, यहाँ पर अंत यहाँ भी लिखा हुआ मिल गया, इससे कनेक्ट कर सकते हैं। श से शारीर स्थान है, ये श से सांख्य मिल गया, तो इस तरह करके आप थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं। विमान न ये विमान न आया, ये न देखिए यहाँ भी मिल गया, न्याय दर्शन से अभिप्रेत है। 16वां अध्याय स्वभाव परमवाद बौद्ध दर्शन, 8वां अध्याय धर्मशास्त्र, और प्रथम अध्याय वैशेषिक दर्शन से संबंधित है, ठीक है। तो इस तरह करके हम लोग इन सब चीज़ों को कंप्लीट कर लिए। यहाँ आप सांख्य और वेदांत, शारीर स्थान सांख्य और सिद्धि स्थान वेदांत से अभिप्रेत मिलता है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं इस इतिहास की पहली क्लास में। इतना चीज़ें पर्याप्त है, इसको आप कंप्लीट करिए, फिर मिलते हैं आपसे हम अगले किसी अध्याय के साथ। थैंक यू।